हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का जो चल रहा है क्रम, उसी क्रम में। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बच्चों के लिए शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 126वां क्वेश्चन, नंदवंश के किस शासक के समय सिकंदर ने आक्रमण भारत पर किया था? नंदवंश का उस समय कौन सा शासक था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया था तो वो था 326 ईसा पूर्व। ये आप नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। तो नंदवंश के किस शासक के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो वो था घनानंद, जो कि एक क्रूर और मक्कार शासक था। अगला क्वेश्चन है 127वां, कौन सा मौर्य शासक सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यूनान में किताबों में सेंड्रोकोट्स का जिक्र है, तो वो सेंड्रोकोट्स है कौन? तो वो सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं हम, देखो जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो लगभग 10-12 मिनट की होगी। कनिष्क किस वंश का शासक था? बताइए, कनिष्क जो है किस वंश का शासक था? कुषाण वंश, शक वंश, ऑप्शन 3 पल्लव वंश और शुंग वंश। तो ये जो था वो कुषाण वंश का था, तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, महान डॉक्टर, महान चिकित्सक चरक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस शासक के समकालीन थे? यानी जो चरक हैं जब ये थे तो उस समय शासन किसका था? ऑप्शन 1 है अशोक का, ऑप्शन 2 कनिष्क, सुशर्मन और बिंदुसार। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है, कनिष्क का शासन था उस समय। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कारले चैत्य, चौत्य नहीं है चैत्य, कारले चैत्य का निर्माण किस शासन काल में हुआ था? तो कारले चैत्य बुद्ध के प्रेयर स्थल होते हैं, क्या उनका निर्माण किस शासन काल में हुआ था? तो सातवाहन वंश, शक वंश, शुंग वंश और कुषाण वंश। तो सातवाहन इसका सही उत्तर है, ऑप्शन 1 कारले चैत्य का। 131वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि कनिष्क के समय चौथी बौद्ध सभा हुई थी, जिसे हम संगति कहते हैं, तो वो कहाँ हुई थी? जो 4 हैं, चारों आप देख लेना, मैं अब अलग अलग बताऊंगा तो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। मुझे ये वीडियो 10 से 12 मिनट में समाप्त करनी है। तो कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति सभा कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कश्मीर में, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 132वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किस कुषाण शासक ने जारी किया था? दोबारा फिर, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किस कुषाण शासक ने जारी किया था? तो ऑप्शन इसका 2 है विक कैडफिसस, विम कैडफिसस, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 133वां, 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने की? रुद्रदामन ने, अशोक ने, तीसरा ऑप्शन कनिष्क ने या मेनांडर ने? तो इसका जो सही जवाब है वो कनिष्क ने, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। आप वीडियो रोक कर क्वेश्चन को नोट कर लेना, स्पीड से वीडियो हम बना रहे हैं। 134वां क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज, दक्षिण के आपने राज्य पढ़े होंगे 7th क्लास में, तो उसमें आपने बहमनी राज्य पढ़ा होगा, ठीक है, बहमनी राज्य पढ़ा होगा और विजयनगर पढ़ा होगा। इन दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था, ठीक है, तालीकोटा का। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो है हसन गंगू, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। और विजयनगर की 2 सगे भाई थे, हरिहर और बुक्का। अगला क्वेश्चन है, रायचूर दोआब, नदी का किनारा होता है दोआब, तो रायचूर दोआब था वो 2 नदियों के बीच का भूभाग था। तो ये 2 नदियां बतानी है कि किस 2 नदियों के बीच का ये रायचूर दोआब था, और ये जो है इन दोनों की बहमनी और विजयनगर की लड़ाई का कारण भी था। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी। ठीक, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन है 136वां, अभी मैंने आपको बताया था नहीं, ये नहीं था क्वेश्चन। 136वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर ने नहीं लड़ा? तो बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था, पानीपत का लड़ा और घाघरा का लड़ा, लेकिन तालीकोटा का युद्ध नहीं लड़ा। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। 137वां क्वेश्चन, बहमनी राज्य जो है 5 राज्यों में बट गया था, उनमें से नहीं था, ठीक है। तो उसमें अहमदनगर भी था, बरार भी था, गोलकुंडा भी था,
लेकिन मालवा नहीं था। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। वो 5 राज्य आप रट लेना, ये जो है 7th क्लास की हिस्ट्री से है। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रहीम खान खाना ने किस पुस्तक का फारसी में अनुवाद बाबरनामा के रूप में किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किस पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया और बाबरनामा के रूप में किया? तो एक किताब थी तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में। ठीक है, बाबर लेखक भी था और तलवार यानी कलम और तलवार का सिपाही था। तो फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने और तुर्की भाषा में किया। तो वो किताब थी तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा गया। 139वां क्वेश्चन हम देखेंगे, किसने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो वो था दौलत खां लोधी। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। जीके का क्वेश्चन है कि टका किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? तो आपको पता होगा बांग्लादेश की है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। 141 पे क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के मानक समय का देशांतर 82.5 अंश पूर्वी देशांतर किस प्रदेश से गुजरता है? ठीक है, मानक भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय है, उसका जो देशांतर है 82.5 पूर्वी देशांतर है, किस प्रदेश से गुजरता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इलाहाबाद, नैनी, नोट कर लिया, इलाहाबाद, नैनी, प्रयागराज। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है और महाराष्ट्र जो है तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 143वां, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो पद्मा के नाम से पुकारा जाता है गंगा को। ठीक है, एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, ध्यान आ गया। एक नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? नोट कर लीजिए, उसको कहते हैं हम जमुना। ठीक है, मैं चाहता तो ये हूँ कि हर क्वेश्चन के बारे में और विस्तार से बताता रहा हूँ, तो फिर वीडियो जो लगभग 1 घंटे की हो जाएगी। 35 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके बारे में डिटेल बता के 1 घंटे की हो जाएगी। इसलिए डायरेक्ट करिए आप। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, यानी नदी जो है ज़्यादातर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन पश्चिम की ओर जाने का मतलब है, तो ये 2 नदियां हैं जो गिरती हैं अरब सागर में। ठीक है, तो एक तो है तापी नदी और एक है नर्मदा नदी। तो इसलिए ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदी नहीं है? भारत के पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदी कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन 1 है महानदी, ऑप्शन 2 है गोदावरी, ऑप्शन 3 है कृष्णा नदी। तो महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी ये सब दक्षिण की हैं। तो पूर्वी ये जो है पूर्वी तटीय में है, ये महानदी महानदी और गोदावरी और ये कृष्णा, ये तीनों जो है साउथ की तरफ, और इनका कुछ हिस्सा जो है पूर्व तटीय मैदान में ही है। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन 4 है। चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला है 146वां, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 147वां क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ये तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि कौन सी नदी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। ठीक, और पूछा जाए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य भारत की जीवन रेखा भी कहते हैं इसको, मध्य भारत की जीवन रेखा भी कहते हैं। और ये नदी जो है भारत को 2 भागों में विभाजित भी करती है, और ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत की अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से
ये निकलती है। आप याद रखना अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से ये निकलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 148 में, जो भी घूमने वाले पर्यटक स्थल हैं जैसे शिमला, नैनीताल और दार्जिलिंग, ये किस हिमालय की श्रेणी में आते हैं? तो मध्य हिमालय श्रेणी में आते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1। ठीक है, इससे ऊपर हिमाद्री, इसके नीचे शिवालिक, तो मध्य हिमालय में ये आते हैं सब। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। 149 क्वेश्चन, हमारा थार के मरुस्थल में स्थित राजस्थान राज्य की खारे पानी की झील, कौन सा मरुस्थल? थार में स्थित राजस्थान राज्य की खारे पानी की झील है, तो वो है सांभर झील। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाला देश है, कहवा, ठीक है, कॉफी, जिससे कॉफी बनती है ना, कहवा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है इसमें? ब्राजील। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब, ब्राजील नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन आया 151, देखो जनजाति पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। बोरो जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? बोरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये अमेजन घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गिनी तट को किस कारण से श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है? फिर से सुनिए, गिनी तट को किस कारण से श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है? ऑप्शन 1 है अधिक जनसंख्या के कारण, बीमारियों के कारण, अधिक ठंड के कारण, और इनमें से कोई नहीं। तो बीमारियों के कारण, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। बीमारियों के कारण इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं 153 में क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से गर्म जलधारा है। तो आपने देखो जलधारा पे एक क्वेश्चन आता है, तो निम्नलिखित में गर्म जलधारा कौन सी है? तो देखो गल्फ स्ट्रीम भी गर्म धारा है और क्यूरेशियो भी गर्म जलधारा है। ठीक है, ये जो है अटलांटिक महासागर की है, ये प्रशांत महासागर की है। तो ऑप्शन 2 और 3 दोनों ही सही जवाब हैं, तो इसका उत्तर जो होगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, यानी कौन सा ऐसा सागर है जिसमें नमक है, साल्टी है, तो वो कौन सा है? मृत सागर। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा, मृत सागर। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? एक इंपॉर्टेंट संविधान से क्वेश्चन बनेंगे। तो भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए हैं? वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारत के संविधान में किस भाग में है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख भारत के किस भाग में है? तो भाग 4, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आर्टिकल कितने से कितने तक? ये बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, 36 से 51 तक। रट लीजिए, नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? फिर से सुनिए, भारतीय संविधान का कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो वही है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन 3। सारे क्वेश्चन लाइन से जो है नीति निर्देशक तत्व के ऊपर है, इंपॉर्टेंट है, सारे याद कर लीजिए। 159वां क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन बचे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? फिर से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो मूल अधिकार में क्या नहीं है? कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये जो है नीति निर्देशक तत्व का अंग है, और बाकी जो है मूल अधिकार के हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, या राज्य या केंद्र या संघ के लिए? तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। तो ये थे 35 क्वेश्चन। मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।